रंजन मेहनती हैं, काम में व्यस्त रहते हैं। डेडलाइंस, बजट्स, क्लाइंट्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, लेकिन सब कुछ काबू में है। वो मिलनसार भी हैं और अक्सर दावत या पार्टियों में जाते रहते हैं। यार दोस्तों में भी अपनी खुश मिजाजी के लिए लोकप्रिय हैं रंजन। इसलिए 18 अगस्त को जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। पिछले 20 सालों में हमने देखा कि हार्ट डिजीज़ बहुत बढ़ गया है इंडिया में। उसका कई कारण है जो हम बाद में डिस्कस करें। हार्ट डिजीज़ के बढ़ने इंडिया में उसको एक वर्ल्ड का कैपिटल बना देता है। अगर कोई हम व्यक्ति 50 साल की ज़्यादा उम्र से देखें और अर्बन सिटी में देखें तो हर 10वें आदमी में एक को हार्ट डिजीज़ होगी। हार्ट डिजीज़ जो हम ब्लॉकेजेस कहते हैं, जो या कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं हम, जिसमें हार्ट की जो वेसल्स होती हैं जो सप्लाई करती हैं ब्लड, उसमें ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। उसके कई कारण होते हैं। सबसे कॉमन कारण है कि फैमिली में किसी को हार्ट डिजीज़ थी, जैसे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को, फादर, मदर, ब्रदर, अगर ये ऐसी चीज़ होती है तो उस इंडिविजुअल को रिस्क बढ़ जाता है। फिर या डायबिटीज़ किसी को होती है, उसका रिस्क बढ़ जाता है। हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मलिटीज़, लैक ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते के लोग, या खान पीन में बदपरहेज़ी, इन सब से हार्ट डिजीज़ का अक्रेंस हो जाती है। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिल की आर्टरीज में आंशिक या पूरी तरह से रुकावट आ जाती है। दिल एक इंजन की तरह है जिसको ईंधन मिलता है खून से। अगर दिल को अपनी जरूरत से कम ईंधन यानी खून मिलता है तो दर्द होता है। हार्ट डिजीज़ को डायग्नोज पहले तो पेशेंट के सिम्टम्स देखे जाते हैं। पेशेंट को क्या तकलीफ हो रही है, उसको चेस्ट पेन हो रही है या सांस फूल रहा है, ये पहला सिम्टम्स का एरिया होता है। तो हार्ट के कई टेस्ट होते हैं, उनमें से इकोकार्डियोग्राफी और स्ट्रेस टेस्ट सिंपलेस्ट टेस्ट हैं जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं और बहुत आसान टेस्ट हैं। तो अगर ये इसमें कुछ डाउट होता है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। जनरली वो सीटी एंजियो होता है या फिर कॉरोनरी एंजियो होता है। तो इन टेस्टों के द्वारा हम एक एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि एक इंडिविजुअल को हार्ट डिजीज है कि नहीं है। दिल को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए जरूरी है कि हार्ट अटैक यानी दिल के दौरे के लक्षणों को पहचाना जाए। ये हैं छाती में दर्द, सांस फूलना, हृदय गति तेज होना, कमजोरी लगना, चक्कर आना, पसीना आना। हार्ट अटैक के मरीजों को अपने सिम्टम्स का पता होना चाहिए कैसे हार्ट अटैक होता है। कि मेन सिम्टम्स होते हैं, छाती में हैवीनेस लगती है, सेंटर ऑफ चेस्ट जो गले से शुरू करके हम अपर एब्डोमेन तक जा सकते हैं। इस सेंटर में
काफ़ी हैवीनेस मरीज़ को महसूस होता है, उसको लगता है कि किसी ने कुछ पकड़ा हुआ है, यहाँ गला जकड़ा हुआ है या छाती पे कुछ बोझ है, ऐसे डिस्क्रिप्शन हमें जनरली सुनने को मिलती है। फिर ये पेन दोनों हाथों की तरफ जाती है, राइट और लेफ्ट की तरफ, और ये मानना है कि मरीज़ समझते हैं कि लेफ्ट आर्म में गई तो हार्ट अटैक है, राइट में गई तो नहीं है हार्ट अटैक। ऐसा गलत है, किसी भी आर्म में जा सकती है और जनरली वो दोनों आर्म्स में जाती है। जो चेस्ट हैवीनेस और फिर दोनों आर्म्स में पेन जाना जनरली हार्ट अटैक के फेवर में जाता है, तो ऐसे मरीज़ को इमीडिएटली इमरजेंसी कॉन्टैक्ट करना चाहिए। कई एल्डरली इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे 70 साल की उम्र से ज़्यादा, या कुछ डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें ये दर्द या ये हैवीनेस कई बार नहीं होती, जनरली नहीं होती। उनको फीलिंग होती है कि वो अनईजी हैं और उनका सांस में कुछ उखड़न सी महसूस हो रही है और कुछ नहीं महसूस करते। और जब हम ऐसे मरीज़ कई बार देखते हैं तो हमें पता लगता है उनको हार्ट अटैक है। तो ऐसे सिम्टम्स को भी कैच करना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई घर पे 70 साल उम्र से ज़्यादा है और वो कह रहा है मैं सुबह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, छाती में अजीब सी फीलिंग हो रही है, तो हमें ज़रूर उसका ECG कराना चाहिए और हार्ट अटैक को रूल आउट करना चाहिए। अगर आप या आपके आसपास किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो बहुत ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा जाए। अब ये माना गया है कि हार्ट अटैक जितनी जल्दी ट्रीट किया जाए उतना फ़ायदा होता है। अगर हार्ट अटैक के मरीज़ को हम 2 घंटे में ट्रीट कर पाएँ, अगर मेरे पास 2 घंटे में कोई मरीज़ आ जाता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हम उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अगर वो 6 घंटे तक आता है तब भी हम उसको बहुत बेनिफिट दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद हर मिनट जो निकलता है उसके हार्ट के मसल को डैमेज करता है। तो हम कहते हैं टाइम इज़ मसल, मतलब यानी कि हर मिनट जो वेस्ट होता है हार्ट का मसल खराब होता है। अगर आपको कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है या आपको दिल का दौरा पड़ा है तो ये मृत्युदंड नहीं है। आधुनिक दवाइयों और इलाज से आपका जीवन साधारण रूप से चलता रह सकता है। एंजियोप्लास्टी एक टेक्निक है जिससे हम ब्लॉकेजेस जो होती हैं हार्ट की आर्टरीज में, जो ब्लड सप्लाई करती हैं, उनको क्लियर करते हैं और फिर उसको स्टेंट करते हैं ताकि वो ब्लॉकेजेस दोबारा ना आए। एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर में हमें एक कैथेटर इंसर्ट करना पड़ता है, वो हाथ से या ग्रॉइन से जाता है। ये कैथेटर ऊपर तक चले जाता है हार्ट तक, और फिर इस कैथेटर में हम एक कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं। उस कॉन्ट्रास्ट से हमें एक्सरे में इमेज दिखती है तो हमें पता लगता है कि ब्लॉकेज है कि नहीं है। जहाँ पे हमें ब्लॉकेज दिख जाती है उसमें फिर हम कैथेटर के थ्रू ही एक पतली सी गाइड वायर डालते हैं। बड़े ध्यान से हम आर्टरी के अंदर चले जाते हैं ब्लॉकेज को क्रॉस करके। फिर उस गाइड वायर के ऊपर हम बलून डालते हैं ताकि वो जहाँ ब्लॉकेज है उसको हम खोल दें। बलून को हम वहाँ फुला देते हैं, वो जगह बनाता है आर्टरी में। फिर जब जगह बन जाती है तो हम बलून बाहर निकाल लेते हैं, फिर उसी वायर के ऊपर हम स्टेंट डाल देते हैं। तो ये स्टेंट आर्टरी में जाके फिट हो जाता है और पेशेंट को राहत देता है उसकी ब्लॉकेज से। ये खुला हुआ स्टेंट है, ये जाके आर्टरी में ऐसे फिट हो जाता है। एंजियोप्लास्टी के बाद मरीज 1 से 2 दिन तक अस्पताल में बिताता है। देखभाल करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेज से आगे के लिए सलाह लेने का ये सही मौका है। जैसे ही उसकी एंजियोप्लास्टी खत्म होती है तो हॉस्पिटल में ही रहता है 1 या 2 दिन। उनका जहाँ से हमने पंक्चर किया होता है आर्टरी को एक्सेस करने के लिए, जनरली हाथ से या पैर से किया होता है, उस एरिया को बहुत ध्यान से देखना होता है कि वहाँ कोई क्लॉटिंग ना हो, वहाँ कोई ब्लड ना जमा हो, वहाँ उसको क्लीन रखें, कोई इन्फेक्शन ना हो। फिर कुछ दवाइयाँ हैं जो बहुत एसेंशियल होती हैं कि एक हार्ट पेशेंट को, और एक जिसको स्टेंट लगा है बहुत ज़रूरी होती हैं। उनमें से कुछ ब्लड थिनिंग एजेंट हैं, जैसे एस्प्रिन है। एस्प्रिन हम देते हैं हर मरीज़ को, वो लाइफ लॉन्ग खानी होती है। कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे क्लोपिडोग्रेल है, प्राजिग्रिल है, या अब नई एक दवाई है टिकाग्रोल है। इन 3 में से एक साल के लिए या 2 साल के लिए, डिपेंडिंग ऑन क्या डिसाइड करता है डॉक्टर, उसके हिसाब से खानी चाहिए। लेकिन ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, ये किसी हालत में भी बंद नहीं होना चाहिए। तीसरी दवाई है स्टैटिन, जो हर मरीज़ को खानी पड़ती है आफ्टर एंजियोप्लास्टी। उससे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स नहीं होते, वो कोलेस्ट्रॉल को लोअर करती है। एक वंडर ड्रग है एक्चुअली स्टैटिन। तो ये 3 तो बहुत ही एसेंशियल दवाई हैं। बाकी डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की दवाई, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की दवाई, वो बाकी डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन पे कौन सी दवाई देनी। तो एक पेशेंट की तरफ से अगर मैं सोचूं तो मुझे पता है कि 3 दवाई तो मुझे खानी ही खानी है, एस्प्रिन और उसके साथ एक और एंटीप्लेटलेट एजेंट और एक स्टैटिन। सो 2 खून पतला करने की दवाई और एक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवाई, ये मस्ट है। इसके बिना कोई एंजियोप्लास्टी सक्सेसफुल नहीं। तो दवा खाने से भी ज़रूरी है इन मरीज़ों के लिए। आप एक मील मिस कर सकते हो लेकिन एक दवाई नहीं मिस कर सकते, इतना इंपॉर्टेंट है दवा खाना। अगर किसी को एक आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ है और उसमें स्टेंट लगा है, या 2 आर्टरीज या 3 आर्टरीज में स्टेंट लगा है,
तो उसका ये मतलब नहीं कि अब ट्रीटमेंट हो गया, अब वो दोबारा कभी ब्लॉकेज नहीं आएंगे, उसके ब्लॉकेजेस कहीं और भी आ सकते हैं। एंजियोप्लास्टी के बाद पहली चीज़ जो हम कहते हैं मरीज को कि अब नाउ देयर विल बी अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो हमें लाइफस्टाइल पे बहुत ध्यान देना है, हमें देखना है लाइफस्टाइल का मतलब क्या है। लाइफस्टाइल का मतलब है डाइट और फिजिकल एक्सरसाइज। तो खाने पीने में बहुत ध्यान देना है। जो बाहर खाना चाहते हैं, कभी कभी बाहर खाना भी ज़रूरी होता है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि ओवर ईटिंग ना करें। वहाँ ऐसा ऑर्डर करें जो ज़्यादा ऑयली ना हो, ज़्यादा फ्राइड ना हो, तो वो प्रिवेंट करें हाई कैलोरी इनटेक, हाई फैट इनटेक। सो दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है, एक चीज़ से काम नहीं चलता। अगर कोई कह रहा है मैं फैट नहीं खा रहा लेकिन मैं हाई कैलोरी शुगर्स बहुत खा रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो भी खराब है। सो दोनों पे ध्यान देना है, लो कैलोरीज नॉर्मल होनी चाहिए और फैट कम होना चाहिए। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज शेड्यूल होना चाहिए 45 मिनट पर डे। उसमें डिपेंड करेगा किस एज पे है पेशेंट हमारा। अगर वो यंग इंडिविजुअल है तो मैं उसको जॉगिंग या ट्रेडमिल या कोई ऐसी एक्सरसाइज करना चाहूँगा जो स्पोर्ट्स में, बैडमिंटन, टेनिस, कुछ जिस एक्सरसाइज से उसको बहुत लाभ हो। एल्डरली एज ग्रुप में एक वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम अगर ऑफिस जाते हैं, हम लिफ्ट ना यूज़ करें, स्टेयर्स से ऊपर चले जाएं, हम कॉरिडोर्स में वो जितना वॉक कर सके उतना अच्छा है। तो मार्केट जाना है तो कार ना यूज़ करें, कहीं आस पड़ोस में जाना है तो कोशिश करें कि पैदल जाएं। ऐसी चीज़ों से हम काफ़ी बेनिफिट दे सकते हैं बॉडी को, जो कि मेजर करना भी मुश्किल है। ये दवाइयों से भी फार सुपीरियर है अगर हम एक्सरसाइज करके अपना कैलोरीज बर्न आउट करें। तो अगर एक डायबिटीज़ का मरीज़ है, उसको चाहे हार्ट डिजीज़ है या चाहे नहीं है, उनको अपने तरफ से बहुत ध्यान देना चाहिए कि उसको दोबारा हार्ट अटैक ना हो। अगर स्टेंट एक पड़ चुका है तो दोबारा स्टेंटिंग ना हो। तो उसको अपना लाइफस्टाइल बहुत चेंज करना चाहिए, उसको अपना दवाइयों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। डायबिटीज़ की आजकल दवाइयाँ बहुत अच्छी आ गई हैं जो कंट्रोल बहुत अच्छा करती हैं। तो उसको घर पे अपना ब्लड टेस्ट करने चाहिए, हर 3 महीने में लैब में टेस्ट कराने चाहिए, देखने के लिए कि डायबिटीज़ वेल कंट्रोल्ड है कि नहीं। रफली फास्टिंग शुगर 120 से कम आनी चाहिए, पोस्ट पेंडियल शुगर 180 या 160 से भी कम हो तो बहुत अच्छा है। और हर 3 महीने में एक टेस्ट होता है HbA1c कराना चाहिए, जिसकी वैल्यू 7 या उससे कम होनी चाहिए, ताकि वो कंट्रोल डायबिटीज़ का बहुत अच्छा रहे। अगर अच्छा कंट्रोल है डायबिटीज़ का तो कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं, आगे मुसीबतें कम आती हैं। फिर एक डायबिटिक को इंश्योर करना चाहिए कि उसकी डाइट में बहुत ही कंट्रोल होना चाहिए। उसको कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं खाने हैं, उसको फैट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं खाने, कैलोरीज भी उसको इतनी खानी है कि वो सफिशिएंट हो, ओवर कैलोरीज नहीं खानी है। और उसको ये भी देखना है कि उसकी एक्सरसाइज प्रोटोकॉल और एक्सरसाइज शेड्यूल बहुत केयरफुली फॉलो। अपने डॉक्टर के पास चेकअप्स के लिए ज़रूर जाएं और उनकी दी सलाह और एहतियात का ख्याल रखें। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज से बच सकते हैं। अपने दिल की जरूर सुनें।